दोस्तों, ज्यादातर बच्चे स्कूल को डेस्क से भरी हुई क्लास, किताबों के ढेर, बहुत कम लंच ब्रेक और होमवर्क के कभी ना खत्म होने वाले पहाड़ से जोड़ते हैं। लेकिन सभी स्कूल एक जैसे नहीं होते। दुनिया भर में ट्रेन के प्लेटफॉर्म से लेकर महलों तक क्लास कहीं भी लग सकती है। नोट लिखने से लेकर पिटाई तक सजा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, और स्कूल का लंच अच्छे और बुरे से लेकर बहुत भयानक तक हो सकता है। तो आइए देखते हैं दुनिया भर में कौन से स्कूल सबसे बेहतरीन और सबसे खराब और सबसे अजीब हैं। कैंपस। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप शायद ये मानते होंगे कि सभी स्कूल एक जैसे दिखते हैं। किसी भी मॉडर्न स्कूल के सिंपल और कॉमन कंक्रीट के कोर्टयार्ड, ब्लॉक वाली बिल्डिंग्स और बड़े डबल दरवाजे इतने बोरिंग होते हैं कि सबसे होशियार स्टूडेंट्स को भी उदास कर सकते हैं। लेकिन जयपुर, भारत में जयश्री पोरीवाल इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स एक असली महल में शानदार मीनारों और गुंबदों के बीच पढ़ाई करते हैं। उन सफेद दीवारों और नीली छतों के साथ ही एक कैंपस की तुलना में एक डिज्नी महल जैसा दिखता है। बाहर से देखने में एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंटरनेशनल एलीट बोर्डिंग स्कूल में एक टेनिस कोर्ट, एक प्राइवेट पूल, एक शूटिंग रेंज, घोड़े और एक महल वाली थीम वाला थिएटर भी है। यहाँ तक कि उनका आर्ट रूम भी किसी डिज्नी फिल्म की तरह दिखाई देता है। लेकिन ये फैंसी स्कूल सस्ता नहीं है। यहाँ पूरे एक साल रहने के लिए 7,78,000 रुपए खर्च करना पड़ सकता है, जो कि $10,000 से भी ज्यादा है। ये महंगा लग सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड फेमस एल रोजी स्कूल की तुलना में ये फीका है। जिनेवा झील के शानदार किनारे के ठीक पास मौजूद ये बोर्डिंग स्कूल सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए ही खुला है। इसका मेन कैंपस एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है, जिसमें कार्नल कॉन्सर्ट हॉल की तरफ जाने वाली सड़कों के आसपास क्लासिक इमारतें हैं। जो कैंपस का सबसे बड़ा आकर्षण है, 900 सीटों वाला ये स्टील का डोम पूरी तरह से विशाल कांच की खिड़कियों से ढका हुआ है और पूरी तरह से महंगी लकड़ी के फिनिश में सजाया गया है। ये स्कूल देखने में जितना सुंदर है, ये अलरोजी की इकलौती लोकेशन नहीं है। सर्दियों के दौरान स्टूडेंट्स को गस्ताद के अल्पाइन रिजॉर्ट शहर में एक दूसरे कैंपस में भेज दिया जाता है, जो बहुत सारे कॉटेज वाला एक शानदार गांव है। आपने ठीक सुना, न केवल इन बच्चों के लिए एक दूसरा कैंपस है, बल्कि ये एक वर्ल्ड क्लास स्की रिजॉर्ट भी है। तो आपको यहाँ भेजने के लिए आपके पेरेंट्स को कितना खर्चा करना होगा? यहाँ फीस 1,30,000 और 1.5 लाख स्विस फ्रेंच के बीच में है, और ये सिर्फ एक साल के लिए $1,57,000 है। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, हमने देखा कि बेइंतहा पैसा खर्च करके बने हुए कैंपस कैसे होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पैसों की भयानक कमी है, वहाँ के स्कूल कैसे हैं। ऐसा करने के लिए हमें जियोन काउंटी, चाइना में दो डोंगजोंग प्राइमरी स्कूल में जाना होगा। इस स्कूल में कोई दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहाड़ पर एक एयरक्राफ्ट हैंगर के साइज जितनी गुफा में क्लास लगाई जाती है। चूंकि इस इलाके में स्कूल्स की कमी है, इसलिए यहाँ के कुछ लोगों ने इस प्राकृतिक गुफा को चीन के कुछ गरीब लोगों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र में बदलने का फैसला किया। इसे 1984 में बनाया गया था और इसने 8 टीचर्स और 186 स्टूडेंट्स को बारिश से बचाया। लेकिन दुख की बात यह है कि 2011 में इसे बंद कर दिया गया। चीनी अधिकारियों को स्कूल की जगह के बारे में पता चला, उसे बंद करने का आदेश दिया गया, ये दावा करते हुए कि इससे देश की छवि खराब होती है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि एक जरूरी स्कूल को बंद करने से उसकी इमेज ज्यादा खराब होगी। जबकि गुफा में बच्चे कम से कम सूखे तो रह सकते थे। बांग्लादेश में बारिश के मौसम के दौरान देश के 70% हिस्से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ईंट और सीमेंट से बने क्लासरूम भी अक्सर पानी में डूब जाते हैं। लेकिन ये सब भी स्टूडेंट्स को टाइम पर क्लास में आने से नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जब पानी चेस्ट हाइट तक आ जाता है, तब भी कुछ क्लासेस हमेशा की तरह चलती रहती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए शिघुलाई स्वानिवर संगठन ने कई तैरते हुए स्कूल शुरू किए। ये शानदार बोट स्कूल सिर्फ डेस्क और चॉकबोर्ड के लिए सूखी नहीं है। लैपटॉप के लिए उनकी छतों पर लगे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके बोर्ड पर बिजली की सप्लाई की जा सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग नावें कई काम करती हैं, जैसे कि ये, जिसे एक खेल के मैदान में बदल दिया गया है, जहां बच्चे गिरने पर डूबने के डर के बिना झूले पर मजे कर सकते हैं। ये एक आम स्कूल बिल्डिंग की तरह तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये भारत के ओडिशा में कुछ बच्चों को मिलने वाली जगह से बेहतर है। लगभग 134 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिससे कई भारतीय परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकते। इसके बजाय उन्हें रहने के लिए ट्रेन स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस दिल दहला देने वाले सीन को देखकर कई वॉलंटियर्स ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म के किनारों पर मुफ्त स्कूल चलाना शुरू कर दिया है, ताकि वहां इकट्ठा होने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जा सके। इनमें से 12 से ज्यादा प्लेटफॉर्म स्कूल इस इलाके के आसपास मौजूद हैं, जिनमें लगभग 700 बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। ये आलीशान हवेली या स्विस कॉटेज में पढ़ने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च करने से बहुत दूर है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कोई भी पढ़ाई उस जगह से ज्यादा कीमती होती है जिसमें उसे पढ़ाया जाता है।
फूड। दोस्तों, कई बच्चों के लिए दोपहर का खाना स्कूल के दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, लेकिन अगर आप अपना दोपहर का खाना घर से नहीं लाते हैं तो ये खाना बहुत ही अलग दिख सकता है, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं। तो आइए फ्रांस से शुरू करें, एक ऐसा देश जो अपने अच्छे खाने के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि अपने स्कूल्स में दिए जाने वाले खाने के लिए भी। ज्यादा बच्चों को मिलने वाले स्टैंडर्ड 4 कोर्स मील के लिए यहाँ की म्युनिसिपल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसमें अक्सर एक वेजिटेबल स्टार्टर, एक्स्ट्रा सब्जियों के साथ एक गर्म डिश, एक मिठाई और एक चीज डिश शामिल होती है। ये स्वादिष्ट लग सकता है, फिर भी ये सरकार की सख्त नेशनल न्यूट्रिशन संबंधी गाइडलाइंस को पूरा करता है। उसके हिसाब से फ्राइड फूड को कम करके हर महीने 4 बार तक सीमित कर देना चाहिए और केचप को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक और चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। जब इस तरह का खाना सर्व किया जाता है तो उन्हें मसल्स और यहाँ तक कि पूरे बेक्ड आर्टिचोक जैसे पौष्टिक खाने के साथ बैलेंस किया जाता है। वाह, ये मजेदार है। कुल मिलाकर इस खाने की कीमत 8 यूरो तक ही हो सकती है, जो कि लगभग $10 के बराबर है। दूसरी तरफ लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है ताकि कोई भी बच्चा भूखा न रहे। लेकिन रशिया में चीजें काफी अलग हैं, जहां सरकार ने 2020 में छोटे बच्चों को मुफ्त में गर्म खाना देना शुरू किया, वहीं बड़े स्टूडेंट्स को रीजनल अधिकारियों के फंड पर निर्भर रहना पड़ता है। अमीर लोगों को न सिर्फ दोपहर का खाना मिलता है बल्कि नाश्ता भी मिलता है। नाश्ते में चाय और टोस्ट, दलिया और यहाँ तक कि सॉसेज भी शामिल हो सकते हैं, जबकि ये काफी फीका है पर इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन दोपहर का खाना बहुत ही रंगीन है। आमतौर पर बोस्ट, एक तरह का चुकंदर का सूप, एक मीठा जूस, आलू और ब्रेड जैसा स्टार्च वाला खाना फिश या मीट के साथ सर्व किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल और हेल्दी लगता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे अफोर्ड कर सकें। 2019 में गरीब परिवारों को दोपहर के खाने के लिए भी 50 रूबल या लगभग 75 सेंट देना पड़ता था, जब सरकार ने फ्री स्कूल लंच की स्कीम शुरू नहीं की थी। ये इतना भयानक हो गया था कि कुछ स्टूडेंट्स कथित तौर पर भूख के कारण क्लास में बेहोश हो रहे थे। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर मौजूद साउथ कोरिया में भूख दूर दूर तक मेन्यू में शामिल नहीं है। कई बड़े स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स या इवनिंग स्कूल्स में जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो हर दिन सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक क्लास में हो सकते हैं। इसलिए अक्सर उन्हें स्कूल कैफेटेरिया द्वारा लंच और डिनर मिलता है। कोरिया में चावल, हेल्दी सूप, प्रोटीन रिच मीट, फिश, नूडल्स और फ्रूट अक्सर दोपहर के खाने में शामिल होते हैं। चिकन नगेट्स, टेम्पुरा और ग्रिल एग सैंडविच जैसे फ्राइड फूड के साथ रात का खाना वैसा ही होता है। अगर मेरे स्कूल में इतना अच्छा डिनर सर्व किया जाता ना भाई, तो मुझे भी देर रात तक पढ़ने के लिए राजी किया जा सकता था। लेकिन इस पर आपको कितना खर्चा करना होगा? सियोल के कैपिटल एरिया में ये पूरी तरह से मुफ्त है। एजुकेशन सेक्शन में हर साल $615 मिलियन का बैंक इन्वेस्टमेंट करके सियोल ने 2021 में अपने सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में खाने को निःशुल्क बनाने की योजना बनाई है। जबकि हमने अब तक जितने भी खाने देखे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ स्कूल जो खाना सर्व करते हैं वो आपकी भूख को कम कर देंगे। देश का नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम 3.1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए खाने पर सब्सिडी और फंडिंग में मदद करता है और $1.30 हर बच्चे के हिसाब से देता है। लेकिन लागत कम रखने के लिए अभी भी सस्ते कैलोरी से भरपूर पैकेज्ड खाने पर निर्भर करता है, और जबकि ये डिपेंडेंसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग होती है। पोषक तत्वों से भरपूर इस खाने के मेन्यू में कोई बदलाव नहीं आया है। पिज्जा और कॉर्न देश भर के कैफेटेरिया में पाए जाने वाला एक फेमस कॉम्बिनेशन है, जबकि कुछ को देखकर लगता है कि वो स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा इतने अच्छे नहीं लगते। मेरा मतलब है, इन स्कूल्स का पिज्जा देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें फ्रीजर के अंदर रखने के बजाय उसके नीचे रखा गया हो। सस्ते चिली डॉग और फ्राइज एक और क्लासिक कॉम्बिनेशन है जो बहुत सारे स्कूल्स में देखा जा सकता है। हालांकि लेट्यूस का वो छोटा कर्ल, इन प्लेटों के किनारे पर वेफर जितना वो पतला अचार हरे रंग का इकलौता हेल्दी इशारा है। लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड फूड के ऊपर और प्रोसेस्ड फूड के लिए भूखे नहीं है तो मैं नाचोस से दूर ही रहना चाहूंगा भाई। वो आपके हार्ट को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारी चीज में तैर रहे हैं। अगर वो भूरे और पीले रंग का मैला मैश नहीं है। और चीज की बात करें तो क्या किसी ने मैक और चीज का ऑर्डर दिया था? हाँ सॉरी, मेरे कहने का मतलब था पेन पास्ता फ्रिस्बी चीज सिंगल्स के साथ। लेकिन ये और भी बदतर हो सकता है, इस अजीब खाने की तरह जो कि ब्रेड रोल की तरह दिखता है। और क्या ये चीज और मीट का टुकड़ा है? हो सकता है ये किसी ऐसे आदमी द्वारा बनाया गया लसानिया हो जिसने पहले कभी लसानिया देखा ही ना हो, या शायद ये एक बर्गर है जो कि खराब हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लेकिन अमेरिका के हर स्कूल में इस तरह का अजीब दिखने वाला रहस्यमय खाना नहीं बनता है। एक लोकल न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से सवाना चथम काउंटी पब्लिक स्कूल इस स्वादिष्ट दिखने वाले खाने को सर्व करते हैं। स्कूल्स में शेफ को लाने के अलावा स्टूडेंट्स उगाई गई सब्जियों से पका हुआ खाना भी खा सकते हैं। एक नॉर्मल दिन में और भी बहुत सारे हेल्दी ग्रीन
ऑप्शन चुनने के लिए अवेलेबल होते हैं। ये खाना हेल्दी भी है और सस्ता भी है और इसकी कीमत $3 पर प्लेट से शुरू होती है और स्टूडेंट्स के लिए फ्री नाश्ता भी शामिल होता है। यार मैं तो उसे A+ दूंगा। लेकिन जहां तक बात स्कूलों में खराब खाना सर्व किए जाने की है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो किशानसा के अमेरिकी स्कूल में जो खाना परोसा जाता है उसका तो भैया कोई मुकाबला ही नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो ओवा बिग फ्राइज नहीं है, बल्कि वो कैटरपिलर हैं। देखने में वो जितने भयानक हैं, इस तरह के कीड़े पूरे अफ्रीका में प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स हैं, जो ये बताता है कि अमेरिका के स्कूल्स में मिलने वाले ज्यादातर खाने की तुलना में शायद इसमें प्रोटीन ज्यादा है। दोस्तों, आप अपने मुंह में क्या डालना पसंद करेंगे, कांगो के कैटरपिलर या अमेरिका का रेशमी खाना? कैटरपिलर के लिए उस लाइक बटन को हिट कीजिए और बन की उस पहेली के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। अगर आप मेरे जैसे हैं और नहीं जानते कौन सा बुरा है, तो दोनों को हिट कर दीजिए। ठीक है, तो कहाँ थे हम? यूनिफॉर्म। दोस्तों, यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स को एक स्कूल की सीमा के अंदर एक जैसा बना सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में एक बेसिक स्कूल यूनिफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स को एक खास रंग के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। ज्यादातर लड़कियां ठंड में ट्राउजर और गर्मी होने पर स्कर्ट या ड्रेस पहन सकती हैं, लेकिन सभी स्कूल्स लड़कों को गर्मियों में शॉर्ट्स पहनने की इजाजत नहीं देते हैं। इसने डेवोन में इसका अकेडमी के लड़कों को पसीने से तर गर्मी के दौरान क्रिएटिव होने के लिए इंस्पायर किया, जबकि शॉर्ट्स के खिलाफ एक नियम था, स्कर्ट के खिलाफ कोई नियम नहीं था। इसलिए वो सभी इसका विरोध करने के लिए बहुत ही आकर्षक गिंगम आउटफिट्स को पहनकर स्कूल के गेट पर आ गए। और वो अकेले नहीं है। कनाडा के क्यूबेक में मेल स्टूडेंट्स ने 2020 में स्कर्ट की अलग अलग स्टाइल्स को पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि वो शॉर्ट नहीं पहन सकते थे, बल्कि इसलिए कि लड़कियों को एक तय की गई लंबाई से ऊपर स्कर्ट पहनने की इजाजत नहीं थी, जबकि लड़के अपनी शॉर्ट्स को जितना चाहे उतना छोटा कर सकते थे। पूरे देश के स्टूडेंट्स एकजुट होकर डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हुए। तब से दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स ने जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म को अपनाना शुरू कर दिया है और कई लड़के और लड़कियों को उनके जेंडर की परवाह किए बिना स्कर्ट या ट्राउजर पहनने का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इंग्लैंड के हर स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर ऐसी मॉडर्न अप्रोच नहीं है। क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल के स्टूडेंट्स 4 शताब्दियों से ज्यादा समय से एक ही यूनिफॉर्म पहन रहे थे, जब से इसे 1560 में शुरू किया गया था। लहराते हुए केप जैसा फ्रॉक कोट, चमकदार सिल्वर बटन, एक ब्राउन कलर की लेदर बेल्ट और लंबे पीले मोजे पहने ये बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे वो हॉगवर्ट्स के लिए रवाना होने वाले हैं, होम रूम के लिए नहीं। लेकिन सिर्फ क्राइस्ट हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म का ही एक लंबा इतिहास नहीं है। सोवियत एरा के दौरान यूएसएसआर के स्कूल्स में लड़कों को सफेद शर्ट के साथ गहरे रंग के सूट पहनने के लिए कहा जाता था, जबकि लड़कियों को सफेद एप्रन, घुटनों की लंबाई के मोजे और हेयर बो पहनने के लिए कहा जाता था। 1994 में सोवियत यूनियन के गिरने के बाद इन खूबसूरत छोटी यूनिफॉर्म्स को हटा दिया गया था, लेकिन आज भी कुछ स्कूल्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल के आखिरी दिन बड़े स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन खत्म होने का जश्न मनाने के लिए इस पुरानी यूनिफॉर्म को पहनते हैं। वो लगभग 30 साल पहले पहने जाने वाली यूनिफॉर्म के जैसे हैं, उन ऊंची हील वाली सैंडल्स को छोड़कर। मुझे यकीन नहीं है कि उस समय बच्चे इतनी हील्स पहनकर क्लास में घुस सकते थे। सोवियत यूनियन की पुरानी यूनिफॉर्म जितनी प्यारी थी, जापान के स्कूल में पहने जाने वाली यूनिफॉर्म भी उसे एक प्यारी चुनौती देती है। यहाँ हाई स्कूल में लड़के स्लीक ब्लैक लगभग मिलिट्री स्टाइल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, जबकि लड़कियों की यूनिफॉर्म का लुक एक सेलर के आउटफिट से मिलता जुलता है। इन यूरोपियन नेवल स्टाइल यूनिफॉर्म को सिफगू के नाम से जाना जाता है और उनका मिलिट्री डिजाइन उन स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन लागू करने के लिए है जो उन्हें पहनते हैं। लेकिन स्मार्ट ड्रेस शूज के बजाय वो अपने पैरों में चमकदार सफेद स्लीपर पहनते हैं। ये ओवाबाकी हैं, एक तरह का नरम इंडोर जूता जो स्कूल की बिल्डिंग में फर्श को साफ रखता है। सफाई के रखरखाव को कम करने के लिए जापानी संस्कृति में घरों और यहाँ तक कि बड़ी इमारतों के दरवाजों पर अपने जूते निकालना काफी नॉर्मल बात है। स्कूल में स्टूडेंट एक लॉकर लाइन वाले एंट्रेंस डोर पर अपनी ओवाबाकी पहन लेते हैं, जिसे जेन कन के रूप में भी जाना जाता है, और पैर की उंगली पर लगा हुआ रंग भी उनके ग्रेड को दर्शा सकता है। वाह भाई वाह, कितना प्यारा है ना ये। नियम और सजा। दोस्तों, घंटों तक कैद में बैठाना और लाइनें लिखना बुरे व्यवहार के लिए एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल पनिशमेंट है, लेकिन हर स्टूडेंट इस सबक को नहीं समझता है। इसलिए जबकि कुछ टीचर अपनी पनिशमेंट के साथ क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं, कुछ दूसरे तो सारी हदें पार कर देते हैं। मेसा एरिजोना में वुडलैंड हाई स्कूल में 2012 में 2 छात्रों को हाथापाई करते हुए पकड़ा गया। उन्हें मौके पर ही सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें एक कम पर ज्यादा शर्मनाक पनिशमेंट दिया। उन्हें सबके सामने 15 मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़ना था। जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, उनके क्लासमेट्स ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उनकी तस्वीरें भी खींची। उन तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, जिससे उनकी शर्मिंदगी एक ऑनलाइन तमाशा बन गई, जबकि कुछ लोगों ने इसे एक जबरदस्त पलटवार के रूप में देखा। स्कूल में कोई लड़ाई नहीं के मैसेज का एक अच्छा खासा असर दिखाया गया।
लेकिन डेट्रॉइट के राज्यों में पनिशमेंट हमेशा मजेदार नहीं होती। 2011 में एक 13 साल के स्टूडेंट को डेविड एलिस एकेडमी के कॉरिडोर से भागते हुए पकड़ा गया और उसे स्कूल के बाद रुकने या फिर 60 पुशअप करने का ऑप्शन दिया गया। मैं लगभग 5 पुशअप तो कर ही सकता हूँ, इसलिए मैंने स्कूल के बाद रुकने का ऑप्शन चुना। लेकिन बच्चा अपने खेलने का समय रखने पर अड़ा हुआ था, इसीलिए उसने उस थोपी गई एक्सरसाइज को पूरा किया। लेकिन वो अचानक रब्डोमाइलिसिस नाम की स्थिति का शिकार होने लगा। कुछ ही घंटों में थकान से उसके हाथ फूल गए और उसे अस्पताल ले जाया गया। ये सजा सख्त लग सकती है, फिर भी अमेरिका के 19 राज्यों में स्कूलों में फिजिकल पनिशमेंट देने की इजाजत दी गई है। यहाँ तक कि प्री स्कूलर्स को भी पिटाई जैसी फटकार का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगा कि ये सिर्फ सिम्पसन का एक स्केच भर था। साउथ कोरिया में समुद्र के उस पार स्कूलों में फिजिकल पनिशमेंट देने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी बात नहीं है। स्टूडेंट्स को एक बार उल्टे पुशअप करने के लिए मजबूर किया गया था, या अपने हाथों को ऊपर उठाकर दर्दनाक स्थिति में बैठने के लिए मजबूर किया गया था, और दोनों पर ही 2012 के बाद से रोक लगा दी गई है। ये होमवर्क भूलने या क्लास में देरी से आने जैसी मामूली बातों के लिए हो सकता था, लेकिन कुछ टीचर्स के लिए इतिहास को भूलना मुश्किल होता है। 2016 में एक टीचर ने 500 से ज्यादा बार बच्चे को डंडे से पीटकर नए चाइल्ड प्रोटेक्शन नियमों को तोड़ा था। ये सजाएं जितनी बुरी लगती हैं, वो जापान के सागा जिले के उन 14 स्कूल के नियमों की तुलना में कुछ भी नहीं है। 2011 तक इन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स को एक सख्त क्लोथिंग कोड का पालन करना पड़ता था, यहाँ तक कि उनके अंडरवियर का रंग भी सफेद होना चाहिए था। और टीचर इसे चेक कैसे करते थे? स्टूडेंट्स को अपने अंडरवियर दिखाने के लिए मजबूर करके, और यहाँ तक कि अगर वो गलत रंग के होते तो उन्हें हटाने के लिए भी कहा जाता था। अरे बाप रे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। और मुझे लगा कि सिर्फ लाइंस लिखना ही बुरा होता है। घंटे। दोस्तों, बच्चे अपने डेस्क के पीछे कितना समय बिताते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दुनिया में कहां पर है, ये मानते हुए कि वो जेल में नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका में हाई स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है और 30 से 40 मिनट के लंच ब्रेक के बाद 3 साढ़े 3 बजे खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर लगभग 7 घंटे, जो इस तरह से ब्रेक करने पर बहुत लंबा लगता है। लेकिन चाइना में 7 घंटे तो दिन की शुरुआत भर है। ज्यादातर स्कूल सुबह 7:30 बजे शुरू होते हैं और शाम को लगभग 5 बजे तक चलते हैं। इसमें 2 घंटे का लंच ब्रेक शामिल है। लेकिन दिन यहीं नहीं रुकता। कई स्कूल शाम को सेल्फ स्टडी क्लासेस देते हैं, जो स्टूडेंट्स को रात के 9 बजे तक अपने डेस्क पर ही रहना पड़ता है, और इसे पूरा करने के लिए उन्हें सोने जाने से पहले अपना होमवर्क भी करना पड़ता है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देश में भयंकर कंपटीशन के कारण बच्चों को कम उम्र से ही ठीक से पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इतना ज्यादा कि कुछ प्राइमरी स्कूल्स में डेस्क में इस तरह के बार भी लगाए जाते हैं ताकि बच्चे पेपर के बहुत करीब ना आए और उनकी आंखों पर दबाव ना पड़े। यार, ये तो दुनिया की सबसे बोरिंग रोलर कोस्टर राइड की तरह दिखाई देता है। दुनिया के सबसे लंबे स्कूल डे के लिए चाइना के साथ कंपटीशन करने वाले साउथ कोरिया में उनके पड़ोसी हैं। स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और शाम 4 बजे खत्म होने के साथ साथ कई स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों या ट्यूशन सेशन में जाने से पहले अपनी क्लास की सफाई करते हैं, जो कभी कभी आधी रात तक चलती है। 50 मिनट के लंच ब्रेक और रात के खाने के लिए थोड़े से आराम के साथ भी स्टूडेंट्स अपने मौजूदा 8 घंटे के स्कूल के दिन में 4 या 5 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। मुझे यकीन है कि ये देखने वाले सभी अमेरिकन स्टूडेंट्स अपने 7 घंटे के स्कूल के बहुत छोटे दिन के लिए अचानक बहुत खुश हुए होंगे, है ना? सिलेबस। दोस्तों, जबकि दुनिया भर के स्कूल्स में मैथ, साइंस और रीडिंग करना सिखाया जाता है, सभी एक जैसे बोरिंग टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले बताए गए सुपर एलीट एल रोजी बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हर रोज 9 मुश्किल क्लासेस लेते हैं, और सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि 2 में। ये स्कूल लैंग्वेज पर बहुत जोर देता है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से लेकर आर्ट तक के सब्जेक्ट्स को इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन आर्ट क्लास सिर्फ क्रेयॉन और कागजी मामला नहीं है। एल रोजी स्कूल के बच्चे सिल्क और पोर्सिलेन के कपड़ों के साथ काम करते हैं और 3D प्रिंटर और स्केल मॉडल बनाने की तकनीक का इस्तेमाल करके चीजें बना सकते हैं। जबकि क्रिएटिव सब्जेक्ट्स एल रोजी स्कूल में कोर्स का एक स्पॉन्सर्ड हिस्सा है। वह नीदरलैंड में अगोरा स्कूल में कोर्स का बेस है। या अगर स्कूल में एक फिक्स्ड करिकुलम होता तो फिर क्या होता? ये आउट ऑफ द बॉक्स स्कूल बच्चों को ट्रेडिशनल क्लास और सब्जेक्ट पैटर्न को फॉलो करने से रोकता है। इसके बजाय उन्हें ऐसे किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उन्हें दिलचस्प लगती है। मेरा मतलब है मंगोलियन घोड़ों से लेकर हैरी पॉटर पेट्रोनस तक। स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जिनमें टीचर कंटेंट एक्सपर्टीज तकनीक डालते हैं। उदाहरण के लिए हर बच्चे को एक डेस्क मिलती है। वो अपनी मर्जी से नाजुक लकड़ी की नक्काशी से लेकर कारों को कट करने तक किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सब खुद करना पड़ता है। इसलिए उन्हें ये सब काम करने के लिए बेसिक मैथमेटिकल कंपोनेंट्स को सीखना पड़ता है।
वाह, ये यूनिक भी है और अच्छा भी है। जबकि नीदरलैंड पुराने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के नए तरीके तलाश रहा है। जापान को कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक बातें सिखानी पड़ रही हैं। देश भर में सभी मेल बॉयज हाई स्कूल्स ने बच्चों को पालने और अच्छे पति बनने के लिए क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया। इतिहास में ज्यादातर जापानी आदमी अपने परिवारों के कमाने वाले रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे ज्यादा महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, जापान में घर में रहने वाले माता पिता का कॉन्सेप्ट बदल रहा है। तो चाइल्ड केयर, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के ये कोर्स लड़कों को सिखाते हैं कि अच्छा पिता कैसे बना जाता है। वाह, मॉडर्न आदमी बनने का क्या शानदार तरीका है। लेकिन रशिया में होम मैनेजमेंट सीखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि सीखने की रणनीति। रशिया ने 2019 में फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाकर बाकी दुनिया को चौंका दिया था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था? कोडिंग या शायद रेसलिंग? नहीं, वो असल में शतरंज था। नए सरकारी नियमों के हिसाब से सभी रशियन फर्स्ट ग्रेडर्स को हर हफ्ते कम से कम 33 घंटे के लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेटेजी गेम सीखना जरूरी था। शतरंज खेलने वाले बच्चे स्कूल में उन बच्चों की तुलना में 40% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जो इसे नहीं खेलते। इस सच के बावजूद कि कई लोग इसे एक शानदार खेल के रूप में पसंद नहीं करते हैं। चेकमेट। ड्रिल्स। दोस्तों, लगभग हर स्कूल में लगातार आग और इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन सिर्फ यही स्थिति नहीं होती है जिसके लिए कुछ स्कूल्स को तैयारी करनी पड़ती है। जापान में लगभग 160 तीव्रता वाले 5 या उससे ज्यादा के भूकंप हर साल देश को हिलाते रहते हैं। कुछ भूकंप 6 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो देश को हिलाकर रख देते हैं और तबाही मचा देते हैं, क्योंकि बड़ी इमारतें कुछ ही सेकंड में गिर सकती हैं। स्टूडेंट्स को लगातार सिखाया जाता है कि ऐसा होने पर क्या करना चाहिए। बच्चों को छोटी उम्र से ही डेस्क के नीचे पहले अपने सर को छुपाने के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि वो गिरने वाली चीजों से खुद को बचा सकें और भूकंप खत्म होने तक वहीं पर रहें। फिर जब भूकंप खत्म हो जाता है तो वो बोनसाई जुकिन नाम की छोटी पैडेड टोपियां लगाते हैं जो उनके सिर और गर्दन को गिरने वाले मलबे से बचाती हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन भूकंप वाले इलाके में मौजूद स्कूल्स में सिर्फ मलबे का गिरना ही चिंता का विषय नहीं है। इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी में से एक 2013 में फिलीपींस में वो आई थी, लेकिन उस समय लगभग कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और बिना किसी प्रैक्टिस या वार्निंग सिस्टम के लगभग 6300 लोगों और स्टूडेंट्स की जान चली गई। लेकिन समुद्र के किनारे बसे स्कूल पहले से ही एक रियल नेशनल इमरजेंसी की नकल करने के लिए सुनामी मेजरमेंट की तैयारियों का हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 20,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे को चेतावनी देने और मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। स्टूडेंट्स को भी ये सिखाया जाता है कि घायल स्टूडेंट्स को स्प्लिटेंस का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से इवैक्यूएशन पॉइंट पर कैसे ले जाया जाए। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये अमेरिका में होने वाली चौंकाने वाली स्कूल प्रैक्टिस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। साल 2000 के बाद से अकेले अमेरिका में 200 से ज्यादा स्कूल्स में गोलाबारी हो चुकी है। घायलों की संख्या को कम करने की कोशिश करने के लिए स्कूल एक्टिव शूटर ड्रिल में हिस्सा लेते हैं ताकि बच्चे और टीनेजर जान सकें कि खतरे में होने पर उनको क्या करना है। नकली खून और नकली गोलियों का इस्तेमाल करते हुए एक बंदा एक एक्टिव शूटर होने का दिखावा करता है और भयानक स्पीड से स्कूल में दौड़ता है। बच्चों और टीचर्स को पुलिस के आने का इंतजार करते हुए दरवाजों को बंद करने और अपनी डेस्क के नीचे छुपने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये डरावना खतरा इतना बड़ा सच है कि कुछ लोकल कंपनीज ने तो इमरजेंसी के दौरान स्टूडेंट्स के छुपने के लिए बुलेट प्रूफ डेस्क भी तैयार किए हैं। कुछ दूसरों ने तो बुलेट प्रूफ बैकपैक भी डिजाइन किए। मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी भी स्कूल जाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इस टॉपिक का सारा क्रेडिट नहीं ले सकता। मेरे को एलिस्टेयर बेलो ने मेरे पिछले वीडियो दुनिया में ऐसी जेलें भी होती हैं उसमें ये सुझाव दिया था। अगर आपने इसको नहीं देखा तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास एक और कंपैरिजन वीडियो के लिए कोई आइडिया है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।